सिलेट टेस्ट मैच का डे वन आई थिंक पाकिस्तान की टीम ये ज़रूर सोच रही होगी कि हम इस दिन को बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर सकते थे, टेस्ट मैच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो सकते थे। मगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा उस अपॉर्चुनिटी को लूज़ किया। पाकिस्तान अभी भी एक सेफ पोजीशन के अंदर है, क्योंकि अगर आप ओपनिंग डे के ऊपर अगर किसी ओपोनेंट को, स्पेशली अगर वो होम टीम हो, उसको अगर ऑल आउट कर दें तो नॉर्मली उसको एक अच्छी परफॉर्मेंस ही कंसिडर किया जाता है। मगर जिस तरीके से बांग्लादेश की टेल ने फाइट किया, आई थिंक कि उससे पाकिस्तान के फैंस और पाकिस्तान की टीम ज़रूर फ्रस्ट्रेट हुई होगी, क्योंकि बांग्लादेश के 116 रन के ऊपर 6 आउट हो गए थे और वहाँ से फिर उनकी आखिरी जो 4 पार्टनरशिप्स थी उन्होंने 162 रन्स को ऐड किया और 278 के ऊपर उन्होंने अपनी इनिंग्स ख़त्म की। लिटन कुमार दास की शानदार सेंचुरी, उनका पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑलरेडी जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है। अब उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट 3 सेंचुरीज हो गई। अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले रावलपिंडी में भी एक टेस्ट मैच था ऐसा ही, जिसमें कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के 26 के ऊपर 6 आउट कर लिए थे और वहाँ से आगे फिर लिटन कुमार दास ने एक बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी और बांग्लादेश को रेस्क्यू किया था। तो पाकिस्तान ये ज़रूर उम्मीद करेगा कि रिजल्ट उस तरह का ना हो, क्योंकि रावलपिंडी में पाकिस्तान दोनों मैचेस हार गया था। यहाँ पे जब पाकिस्तान की बारी आई तो अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल, जिन्होंने इस सीरीज़ के अंदर अपना डेब्यू किया था, वो एक आप कह लें कि कॉन्फिडेंट लग रहे थे और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, सिर्फ 5 ओवर पाकिस्तान ने बैटिंग की, मगर कुछ पॉजिटिव साइंस थे उसमें। पाकिस्तान की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ने कुछ चेंजेस भी की थी। नुमान अली की जगह साजिद खान आए थे, शाहीन अफरीदी की जगह खुरम शहजाद आए और खुरम शहजाद ने दिखाया कि शायद पहला टेस्ट मैच उनको ना खिलाना एक बहुत बड़ी मिस्टेक थी, क्योंकि खुरम शहजाद ने आज 4 आउट किए और पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने ओवरऑल 9 आउट किए। तो आई थिंक कि खुरम शहजाद जहाँ पे जब उन्होंने अपना एक स्पेल किया इनिंग्स के दरमियान में, वहाँ पे लग रहा था कि शायद पाकिस्तान बांग्लादेश को 150-160 के ऊपर ऑल आउट कर सकता है। कुछ ऐसे डिसीजंस भी थे जो कि पाकिस्तान के फेवर में नहीं गए, जिस तरह 2 DRS कॉल्स थी जिसमें कि पाकिस्तान ने रिव्यू नहीं लिया और बाद में रिप्लेस के ऊपर ये पता चला कि वो आउट हो सकते थे। मगर फिर भी आई थिंक कि अगर आप 278 के ऊपर आउट कर रहे हैं तो पाकिस्तान ज़रूर ये सोच रहा होगा कि हम इस मैच में एक बेहतर पोजीशन के अंदर हैं। एक और जो चीज़ पाकिस्तान को देखना होगी, इसके ऊपर जो कैलकुलेशंस होती हैं वो नॉर्मली मैच रेफरी और अंपायर्स के पास होती हैं, वो मैच के बाद आती हैं। मगर आज 5 ओवर्स नहीं हुए डिस्पाइट टेकिंग एक्स्ट्रा 30 मिनट्स, और ये मैं बात इस वजह से कर रहा हूँ कि पिछले मैच में पाकिस्तान को ओवर रेट की वजह से WTC के 8 पॉइंट्स को लूज़ करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान 8 ओवर्स शॉर्ट था। तो टेस्ट क्रिकेट में कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, जिस तरह अगर रिव्यू है उसका भी अलाउंस होता है। अगर विकेट गिर रही है उसके 2 मिनट आपको मिलते हैं तो 9 विकेट्स को कंसिडर किया जाता है, क्योंकि 10th विकेट के ऊपर आपकी इनिंग्स खत्म हो जाती है, तो 18 मिनट्स आपको उसके भी मिलते हैं। तो क्या पाकिस्तान अलाउंसेस के बाद पाकिस्तान का ओवर रेट ठीक था, ये हमें मैच के बाद ही पता चलेगा। मगर एक पाकिस्तान को कंसर्न हो सकता है, क्योंकि मोस्टली जब पाकिस्तान फास्ट बॉलिंग से ज़्यादा अटैक करता है और स्पिनर्स कम होते हैं तो पाकिस्तान को ओवर रेट के इशूज़ आते हैं। पास्ट में भी आए, अभी भी आ रहे हैं। 10-12 साल से पाकिस्तान का ये इशू चल रहा है। उसके अलावा अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने कुछ बैटिंग में भी चेंजेस की आज, जिस तरह इमामुल हक ये मैच नहीं खेले और उनकी जगह बाबर आजम की जो है वो वापसी हुई है। और ऑब्वियसली बाबर आजम की भी बैटिंग आना है, मगर उसकी वजह से पाकिस्तान को अपना ओपनिंग जो कॉम्बिनेशन था उसको थोड़ा सा रीशफल करना पड़ा। अजान ओवैस और अब्दुल्ला फजल ने ओपन किया। पिछले मैच में जैसा कि हमें पता है कि इमामुल हक ने ओपन किया था, तो एक तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन था, विच मीन्स कि आपके मिडिल ऑर्डर में भी एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन होगा। शान मसूद अब मोस्ट लाइकली नंबर 3 के ऊपर बैटिंग करेंगे और फिर बाबर आजम नंबर 4 के ऊपर बैटिंग करेंगे। बाबर आजम का वापस आना टीम में एक बहुत खुशाइन बात है, क्योंकि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि टेस्ट क्रिकेट आप खेलते हैं एक्सपीरियंस के साथ। पाकिस्तान में एक बहुत ही गलत नैरेटिव पेश किया जाता है कि आपने यंग प्लेयर्स को खिलाना है, यंग प्लेयर्स को मौका देना है। दुनिया में कोई टीम टेस्ट क्रिकेट स्पेशली अपने यंगस्टर्स के ऊपर रिलाई करके नहीं खेलती, बल्कि अगर आपके प्लेयर्स की एवरेजेस कम भी हों, स्पेशली जो बैटर्स हैं, तो आपको उनको बैक करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान की ये टीम देखें तो आपको पाकिस्तान की टीम में सिर्फ एक ऐसा प्लेयर मिलेगा जिसने कि 50 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हों, और वो हैं बाबर आजम। बाबर आजम के अलावा किसी प्लेयर के पाकिस्तान में 50 टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस नहीं है। इनफैक्ट आपके जो कैप्टन हैं शान मसूद, हु हैज़ बीन अराउंड फॉर 13 ईयर्स इन टेस्ट क्रिकेट, उनके भी अभी तक 50 टेस्ट मैचेस नहीं हुए। इसके बरक्स अगर हम बांग्लादेश को देखें, इवन दो बांग्लादेश एक आप कह सकते हैं कि सेकंड टीयर की टीम है, फिर भी वो कितना अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं, उनके आप
आपको उनकी टीम में 5-6 ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे जिनका कि 50+ टेस्ट मैचेस का एक्सपीरियंस है, बल्कि मुशफिकुर रहीम ने तो 100 से भी ज़्यादा टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। तो अगर उनके प्लेयर्स की एवरेजेस 30s के अंदर भी हों तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, बजाय इसके कि वो कोई एक फॉल्स सिनेरियो अपने माइंड में क्रिएट करेंगे हमें तो 50 की एवरेज वाले प्लेयर चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर आप मोमिनुल हक को देखें, ही हैज़ प्लेड 70+ टेस्ट मैचेस बट हिज एवरेज इज़ इन 30s और अवे एवरेज तो उनकी 30 से भी कम है। तो आई थिंक कि यही वो रियलाइजेशन है जो कि पाकिस्तान को करना है कि अब टेस्ट क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई है। मैं आपको इसमें बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ साउथ अफ्रीका की टीम की। करंटली टेस्ट चैंपियंस हैं, रिसेंटली इंडिया में भी उन्होंने सीरीज़ जीती, पाकिस्तान में जब वो आए थे तो उन्होंने सीरीज़ हारी नहीं थी। मगर आप साउथ अफ्रीका की अगर बैटिंग लाइनअप को देखें, दे डोंट हैव अ सिंगल बैटर जिसकी के 40 की एवरेज हो। इनफैक्ट पिछले अगर आप 10 साल भी देख लें तो साउथ अफ्रीका का टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक भी ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी के कंसिडरेबल सैंपल साइज के साथ 40 की एवरेज हो। इसमें कई लोग ये सोच सकते हैं कि साउथ अफ्रीका में जो कंडीशंस हैं वो डिफ़िकल्ट होती हैं, शायद इस वजह से उनकी जो एवरेजेस हैं वो कम हैं। तो उस पर मेरा काउंटर रिप्लाई या काउंटर क्वेश्चन ये है कि यही साउथ अफ्रीका में जब हाशिम आमला, AB डिविलियर्स, फैफ डुप्लेसी, गैरी कर्स्टन, हर्शल गिब्स जब ये प्लेयर्स खेला करते थे तो उनकी फिर एवरेजेस जो हैं वो 50s में या 40s में क्यों होती थी? दैट मीन्स कि बैटिंग एवरेज ओवरऑल जो दुनिया में है वो इन द रिसेंट ईयर्स वो कम हुई है क्योंकि टेस्ट क्रिकेट जो है वो चेंज हो गई है। ये एक बहुत लंबी डिबेट है कि वो क्यों हो गया। मगर पाकिस्तान में हम देखते हैं कि अगर कोई प्लेयर अर्ली 40s में भी होता है, उसकी एवरेज या लेट 30s में होती है तो हम उसको फ़ौरन डिस्कार्ड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो, आज से 2 साल पहले बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया गया था टेस्ट टीम से, इवन दो उनकी एवरेज अभी भी 42 की है। तो आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान ने कोई इस तरह का डिसीजन नहीं लिया कि वो साउथ शकील को ड्रॉप करें या जो है उस तरह के किसी प्लेयर को राइट ऑफ कर दें जिसकी कि अभी करंटली 30s में एवरेज हो। जिस तरह रिसेंटली अब्दुल्ला शफीक के साथ हुआ है कि अब्दुल्ला शफीक आई थिंक के उनकी अच्छी परफॉर्मेंसेस थी, 4-5 टेस्ट मैचेस बुरे गए और उनको जो है वो फिर टीम से ड्रॉप कर दिया गया। तो आई थिंक ये कुछ वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में, आजकल के टेस्ट क्रिकेट में साथ साथ लेके चलना होंगी। आप अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके जो बैटर्स हैं वो एक तो 5-6 महीने के बाद टेस्ट मैच खेल रहे हों और वो फिर जो है आपको 50 की एवरेज के ऊपर रन्स करके दे सकें। ओवरऑल आई थिंक पाकिस्तान एक कंफर्टेबल पोजीशन में है। सेकंड डे बहुत इंटरेस्टिंग होगा। पाकिस्तान को यहाँ से कोशिश ये करना है कि वो यहाँ से लीड लें। पाकिस्तान के बैटर्स को कम से कम अपने बॉलर्स को एक कंफर्ट जोन में लाने के लिए कोई 80 to 100 रन्स की लीड लेना होगी और फिर पाकिस्तान ये उम्मीद कर सकता है कि ये मैच जो है वो पाकिस्तान जीते और जो सीरीज़ है वो ड्रॉ हो जाए। होपफुली आपको ये एनालिसिस और बातें पसंद आई होंगी। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक में बात करें तो आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं।